की पेस्ट इकोनॉमी को ईसीबी का बूस्टर डोज। मार्च से हर महीने 6,000 करोड़ यूरो की सरकारी बॉन्ड की होगी खरीदारी। यूबीएस ने कहा भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर। इधर बाजार पहुंचा नए शिखर पर। सेंसेक्स 29,000 के पार, निफ्टी भी 8,800 के करीब। देश की 60% जनता की अनदेखी कर कोई सरकार विकास नहीं कर सकती, कोई सरकार देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। सीएनबीसी आवाज के एक्ट फॉर गवर्नेंस समिट में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उठाए गरीबों की आवाज। कहा गरीबों की अनदेखी कर नहीं होगा विकास। सीएनबीसी आवाज के मेगा इवेंट में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एग्री सेक्टर को बढ़ावा देने का ऐलान किया। कहा गुजरात और मध्य प्रदेश के पैटर्न पर करेंगे खेती का विकास, जल्द हो सकते हैं बड़े ऐलान। सीएनबीसी आवाज हिंदी चैनल अभी चालू हुई और अभी 10 साल बन गई, अभी 3 में आने वाली है। इसी के लिए मैं सीएनबीसी आवाज को बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं संजय एंड हिज टीम को। यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। सीएनबीसी आवाज की मुहिम को एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख ने सराहा। कहा 10 साल में आवाज ने तय किए सफलता के नए मापदंड। The next area we intend tackling is kerosene. दावोस में वित्त मंत्री ने केरोसिन पर सब्सिडी घटाने के दिए संकेत। कहा जरूरतमंदों को ही सब्सिडी देने की दिशा में सरकार कर रही है काम। सुजलॉन की कर्ज कम करने की कोशिश। जर्मन सब्सिडी स्टेनवियन को यूएस की पीई कंपनी सेंटर ब्रिज पार्टनर्स को बेचा। 100 करोड़ यूरो में हुई डील, लेकिन सस्ते में कंपनी बेचने की वजह से शेयर 7% तक लुढ़का। आईपीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी एन श्रीनिवासन को करारा झटका। श्रीनिवासन के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने पर रोक। मैपन और राज कुंद्रा पाए गए दोषी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइन। डीलिस्टिंग और राइट्स इश्यू के लिए सेबी की नई गाइडलाइंस। डीलिस्टिंग को शर्तों के साथ बनाया आसान। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग और शेयरिंग के लिए करना पड़ सकता है और इंतजार। टेलीकॉम मंत्रालय 25 फरवरी को स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद ही लेगा मामले पर फैसला। राष्ट्रपति ओबामा के इंडिया प्रोग्राम का औपचारिक ऐलान। रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी ओबामा साथ साथ करेंगे मन की बात। 27 फरवरी को संयुक्त संबोधन। टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप हैचबैक कार बोल्ट लॉन्च। 4.5 लाख रुपए में पेट्रोल और 5.5 लाख में मिलेगा डीजल वेरिएंट। मर्सिडीज बेंज ने भी उतारी 35 लाख रुपए की एंट्री लेवल सेडान CLA 200। और सबसे पहले बात ईसीबी के बूस्टर डोज की। ईसीबी ने अब तक के सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। और यूरोप की सुस्त पड़ी इकोनॉमी में रफ्तार भरने के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी ने मेगा राहत पैकेज का ऐलान किया है। ईसीबी ने क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी QE के तहत 1.14 लाख करोड़ यूरो की बॉन्ड खरीदारी का ऐलान किया है। बैंक इस साल मार्च से अगले साल सितंबर तक हर महीने 6,000 करोड़ यूरो के बॉन्ड खरीदेगा। It decided to launch an expanded asset purchase program encompassing the existing purchase programs for asset-backed securities and covered bonds. Under this expanded program, the combined monthly purchases of public and private sector securities will amount to 60 billion euros. और इसी के इस फैसले पर और बातचीत के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हमारे सहयोगी हेमंत खई। हेमंत, बताएं कि इस बूस्टर डोज की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसका असर क्या होगा, खासतौर से भारतीय बाजारों के लिए और कमोडिटीज के लिए इसका असर आप कैसे देखते हैं? मच अवेटेड बूस्टर डोज था। अब देखिए, आपको याद होगा जुलाई 2012 से इसकी बात हो रही थी, जब पहली बार इस तरह के संकेत मिले थे कि ईसीबी को भी दरअसल एक राहत पैकेज देना चाहिए। उसके बाद हर बैठक में ये होता नहीं था, कोई ना कोई कारण देकर इसको टाल दिया जाता था। लेकिन अब जब हमने देखा कि यूएस ने 2008 से 2014 तक जो QE प्रोग्राम चलाया, उससे यूएस की इकॉनमी रिकवर हुई। उसके बाद हमने देखा
जापान, चाइना जैसे देशों ने भी क्वांटिटेटिव ईजिंग करी, वहां पर राहत दी। उसके बाद हमने अब आज जाकर ये देखा है कि ईसीबी ने भी एक क्वांटिटेटिव ईजिंग या फिर बॉन्ड खरीद प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। 60 बिलियन यूरोज पर मंथ का ये बॉन्ड खरीद प्रोग्राम होगा। बाजार मानकर चल रहा था कि 50 बिलियन यूरोज पर मंथ का ये होगा, तो अनुमान से जरूर ये थोड़ा बड़ा है। 18 महीने तक ये पैकेज जारी रहेगा, सितंबर 2016 अंत तक ये चलेगा। बाजार हालांकि ये जरूर मान रहा था कि दिसंबर 2016 तक ये चलेगा, तो टाइम वाइज थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर आप देखें तो ये ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो दिक्कत में थी ईसीबी और काफी प्रेशर में भी थी। डिफ्लेशन का वहां पर खतरा था। इन्फ्लेशन वो चाहते थे कि 2% तक हासिल कर लें 1 से 2 साल के अंदर अंदर, और इसीलिए अब उनको कोई ना कोई कदम उठाना ही था, और इसी के चलते हमने देखा आज ये फैसला लिया गया। जाहिर सी बात है, अब पिछली बार जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इस तरह के फैसले लिए हैं, तब इमर्जिंग मार्केट्स में इसका पैसा आया है, भारत जैसे देशों में इसका पैसा आया है। चाहे वो जापान ने जब फैसला लिया और तब हमने देखा था भारत में एक अच्छी तेजी बनी थी, और यूएस में भी जब क्वांटिटेटिव ईजिंग का सिलसिला शुरू हुआ था तो भी हमने देखा था ईटीएफ्स के जरिए भारत में पैसा आया था, और अब भी यही मानकर चल रहे हैं काफी सारे विशेषज्ञ कि भारत के लिए ये काफी अच्छा होगा। और आप देखिए कल एक नया लाइफ हाई लगता हुआ नजर आएगा। इस वक्त अगर हेमंत हम देखें यूरोपीय बाजार में किस तरह की लहर ऑलरेडी दिख रही है, करीब 1% चढ़े हुए हैं यूरोपियन इंडाइसेस, और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है वहां पर? देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यूरोप के बाजारों में बढ़त देखने को मिल रही थी। 5% तो पिछले हफ्ते ही यूरोप के बाजार चल चुके थे, और आज भी देखिए इस बैठक के बाद 1% तक की तेजी यूरोप के मार्केट्स में देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी तेजी वहां पर इस समय बनी है, और डाउ में देखिए बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। तो सभी बाजारों की नजर थी इस इंपॉर्टेंट इवेंट पर। अगर ये इवेंट नहीं होता, अगर ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही नहीं प्रदर्शन दिखाता, तो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता था। लेकिन ये जो रैली है जो दुनिया भर के बाजारों में चल रही है, उसको सपोर्ट करेगा ये पैकेज, साफ तौर पर ऐसा ही नजर आता है। बिल्कुल, फिलहाल तो हम देख रहे हैं बाजार की चाल में अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है यूरोपियन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यूएस के बाजार में। लेकिन अगर आप कच्चे तेल का रुख करें यहां पर, तो हम देख सकते हैं गिरावट का रुझान है, खासतौर से नाइमेक्स पे आप देख सकते हैं 1.5% की कमजोरी है और $40 के नीचे कीमतें पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम ब्रेंट पे भी चेक लें तो वहां पे भी गिरावट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर आप देख सकते हैं 1302 पर कॉमेक्स पे सोना पहुंच चुका है। घरेलू बाजार में भी 0.5% की तेजी है। तो हेमंत, जैसा कि आप बता रहे थे, यहां पे तमाम बाजारों के लिए अच्छी खबर है, और चूंकि एक सेफ हेवन अपील उभर के आ गई है बुलियंस में, तो वहां पे भी हम तेजी का रुझान अब देख रहे हैं। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और बाजार के जानकार मानते हैं कि ईसीबी के इस कदम से बुल की रफ्तार और बढ़ जाएगी। रिस्क कैपिटल एडवाइजर के डीडी शर्मा की माने तो बाजार की तेजी आगे भी जारी रहेगी और निफ्टी नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे ख्याल से हमारा मार्केट पहले से ही तेजी के मोड में है। हम पिछले 2-3 दिन से रोज न्यू हाइज बना रहे हैं, और इस न्यूज के आने से मैं समझता हूं कि और ज्यादा जो है एक बूस्ट मिलेगा मार्केट को, और किसी तरह का कोई करेक्शन अगर इस नेगेटिव न्यूज आती तो उसके कारण होता, तो वो अब होने की उम्मीद नहीं है। और मार्केट स्टेट जो है वो 8900 निफ्टी जो है वो आसानी से टच कर सकता है। वहां पर हो सकता है कि मार्केट कुछ जो है वो सांस ले, कुछ रुके, कुछ थमे, कंसोलिडेट हो, लेकिन अदरवाइज मेरा ख्याल है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। और दूसरी जो आगे इवेंट है, मेरे ख्याल से जर्मन के इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट अब बाजार की नजर रहेगी हमारे खुद के जो बजट आने वाला है, और बजट के दौरान क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर सकती है, क्या टैक्सेस में चेंज कर सकती है, या किस तरह के कदम गवर्नमेंट और उठा सकती है। साथ ही साथ अगले 2 महीने में किस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट करके और टारगेट पूरा कर सकती है। इन चीजों पर मेरे ख्याल से ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि अदरवाइज जो है मेरे ख्याल से ये जो एक न्यूज थी आज की इम्पोर्टेंट, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव आई है, तो मार्केट काफी अच्छा रहेगा। और ईसीबी के बॉन्ड खरीदारी प्रोग्राम पर एम्बेट कैपिटल के एंड्रू हॉलैंड का कहना है कि ये कदम उम्मीद के मुताबिक है। We might see a bit of sell on the news. This has been pretty much expected, but I think it's in terms of the scale, it's a little larger than the market was anticipating. So I think all eyes will be on what Japan does and what China does, and I suspect we're going to see more stimulus packages
particularly from Japan and in China, probably through interest rates, will try to stimulate the economy. So the first quarter is definitely going to see more stimulus, more money trying to go into the market. और ईसीबी के बूस्टर डोज का भारतीय बाजारों को फायदा मिलना तय है। वैसे पहले से ही बुल पूरे जोश में है। आज सेंसेक्स नए शिखर पर पहुंच गया। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बाजार का हाल बताने के लिए। अनिल जी, यहां पर आज तेजी का सिक्सर लगा है बाजार में। सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। जोश कहां से मिल रहा है लगातार? दुनिया भर के बाजारों की मजबूती और साथ ही एफआईएस की दमदार खरीदारी के आंकड़ों के चलते भारतीय बाजारों में लगातार छठे दिन आज तेजी का माहौल बरकरार रहा और अच्छी खासी तेजी। सेंसेक्स हर रोज 3 डिजिट से ज्यादा के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है और आज लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों ने नए लाइफ टाइम हाई बनाए। और एक बड़ी इवेंट यानी कि आज रात जो ईसीबी की बैठक है और उससे काफी हद तक कल बाजारों को, दुनिया भर के बाजारों को डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग पूरे दिन हरे निशान में रहे और उसके बाद फाइनली क्लोजिंग दिन के हाई पॉइंट के आसपास देने में कामयाब रहे और पहली बार सेंसेक्स ने 29,000 के पार जाकर क्लोजिंग दी। तो लाइफ टाइम हाई पर बाजार क्लोज होते हुए दिखे। तो दिग्गजों में अच्छी खासी खरीदारी का माहौल था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर नजर डालिए, यहां पर भी कल के मुकाबले में आज थोड़ा बेहतर प्रदर्शन होता हुआ दिखा। 1/4% की मजबूती मिड कैप शेयरों में थी। स्मॉल कैप शेयर भी आज पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वॉल्यूम्स पर नजर डालिए, जिस तरह का उतार चढ़ाव था उसको देखते हुए वॉल्यूम्स आज के सेशन में उससे पहले बढ़ने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी सी कम थी गिरने वालों के मुकाबले में, यानी कि 780 शेयर कमजोर थे और वॉल्यूम्स में आज लगभग 3,27,000 करोड़ के। फार्मा शेयर कल ही की तरह आज फिर से मजबूत। सिप्ला, लुपिन, वोकहार्ड आज तेजी में दिखे। वहीं मिड कैप कैपिटल गुड्स शेयरों में थर्मैक्स, हेवल, सीमेंस जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी और आखिरी 1-1.5 घंटे में रियल्टी शेयरों ने तेज दौड़ लगाई। डीएलएफ, आईबुल रियल, डीबी रियल्टी 10% ऊपर जाकर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस शेयरों में जरूर आज दबाव था जिससे कि बाजार दिन में थोड़ा सा कमजोर होता दिखा। रिलायंस, कैन इंडिया जैसे शेयर कमजोर थे। केन फाइनली बाद में रिकवर करता हुआ दिखा। पीएसयू बैंक्स कमजोर थे। पीएनबी, एसबीआई और ओबीसी जैसे शेयरों पर आज प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। वहीं नतीजों का सीजन है और कल बाजार बंद होने के बाद कुछ बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे। एल&टी फाइनेंस के शानदार नतीजे थे, लेकिन सुप्रीम पेट्रो और रेमंड्स ने कमजोर नतीजे पेश किए थे कल। और आज जो नतीजे आए उनमें मजबूत नतीजों का अगर पहले जिक्र करें तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, मास्टेक, सोमानी सेरामिक्स जैसी कंपनी ने आज दिन के दौरान अच्छे नतीजे पेश किए। वहीं मुथूट फाइनेंस कमजोर नतीजों के बाद गिरा लेकिन काफी हद तक रिकवर होता हुआ दिखा और एलेंबिक लिमिटेड के नतीजे भी आज कमजोर नजर आए। खबरों के दम पर एक्शन दिखा सुजलोन, जहां उन्होंने सेनवियोन अपनी सब्सिडी में पूरी हिस्सेदारी बेची है। स्टॉक गैप से ऊपर खुलने के बाद 5% ऊपर खुलने के बाद 7% नीचे बंद हुआ। इमामी की भी ग्रुप कंपनी ने एक विदेश में एक्विजिशन किया, इस खबर के बाद तेजी बनती हुई दिखी। हिताची में पेरेंट कंपनी की तरफ से यहां पर एक पेरेंट कंपनी पर एक ओपन ऑफर आने की संभावना है और वो ओपन ऑफर शायद भारतीय सब्सिडी पर भी आता दिखे। उस लिहाज से 20% का ऊपरी सर्किट इस स्टॉक में लगा। वहीं इंडिया सीमेंट के लिए बड़ी राहत की खबर, एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद यहां पर स्टॉक पर 8% की तेजी मिलती हुई दिखी आईपीएल वाले मामले में। और स्पाइस जेट ने अब आगे की बुकिंग शुरू की और ऐसा समझा जा रहा है इनका रिवाइवल प्लान भी एविएशन मिनिस्ट्री ने मंजूर कर दिया। इस खबर के बाद स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ। सन फार्मा ग्रुप के शेयरों में आज एक सरप्राइजिंगली सारे शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली। सन फार्मा, रेनबेक्सियो, स्पार्क 18% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी पर इनके अलावा जो मजबूत शेयर थे एक्सिस बैंक, आईडीएफसी, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स में। कमजोर शेयरों का अगर जिक्र करें तो एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प और एचसीएल टेक, आईटीसी जैसे दिग्गजों पर दबाव दिखा। और सुजलॉन ने अपनी जर्मन सब्सिडरी सेनविन अमेरिकी पीई कंपनी सेंट ब्रिज पार्टनर्स को बेच दी है। ये सौदा 100 करोड़ यूरो यानी करीब 7,200 करोड़ में हुआ है। कंपनी इससे 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज कम करेगी। हालांकि सुजलॉन ने इस कंपनी को सस्ते में बेचा है। सुजलॉन ने इसे 2007 में 9,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन इसे अब 7,200 करोड़ रुपए में बेच दी है। सस्ते में कंपनी बेचने की खबर से शेयर 7% से ज्यादा टूट गया। सुजलॉन के लिए सेनविन बेहद अहम कंपनी थी। ऐसे में इस कंपनी की बिक्री से उसकी कमाई पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। और सुजलॉन ने चेयरमैन तुलसी तांती के मुताबिक इस सौदे से मिली रकम से कंपनी पर ब्याज के बोझ में 50% की कमी होगी। Current our interest is 1,600 crore is there on the full year basis. It will reduce by the half. With the 800 crores reduction with the interest. It's a two-way. Out of 7,200 crores, we are paying 6,000 crore rupees to the Indian bank lender in a rupee payment.
and 1,200 goes for the operations for the growth. But same time, 3,000 crore is the FCCB bondholder is there. They have an opportunity to convert it to equity. So this way, 16,500 crores debt will come down to 7,500 crore, and my interest cost will go down to 50%, 1,600 to 800. अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आवाज की 10वीं सालगिरह पर हुए भव्य आयोजन की। गुड गवर्नेंस पर क्या कहा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज के मेगा इवेंट की। मुंबई में सीएनबीसी आवाज के एक्ट सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने गुड गवर्नेंस और सरकार के रिफॉर्म एजेंडा का खाका खींचा। आवाज की इस मुहिम में एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख, एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा, एचयूएल के एमडी संजीव मेहता, ईनाम के चेयरमैन वल्लभ भंसाली, बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जैसे इंडस्ट्री और बाजार के कई जाने माने नाम भी शामिल थे। इस समिट के मुख्य अतिथि थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। समिट में अमित शाह ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का पूरा फोकस रिफॉर्म और ग्रोथ बढ़ाने पर है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि कोई भी रिफॉर्म गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचाकर नहीं होगा। डब्ल्यूटीओ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जरूरत पड़ी तो डब्ल्यूटीओ छोड़ सकती है, गरीबों का साथ नहीं। कि जिस देश की 60% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर हो, वो किसान सपोर्ट प्राइस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और हम हमारे देश का विकास कर नहीं सकते। इसलिए अगर डब्ल्यूटीओ हमें इस कारण से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी रहना पड़ता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के लिए एक अपवाद किया गया और हमारे देश के किसानों को सपोर्ट प्राइस देने में डब्ल्यूटीओ के सभी देशों ने सहमति दे दी। अब अगर इस बात को आपकी भाषा में व्याख्या करें तो एक एंटी रिफॉर्म स्टेप है सरकार का, मगर ये एंटी रिफॉर्म स्टेप है तो भी ये सरकार में पॉलिटिकल विल है इसको लेने की, क्योंकि इस देश की 60% जनता की अनदेखी कर कोई सरकार विकास नहीं कर सकती। कि आईएमएफ ने भी इस सब चीजों का एनालिसिस करने के बाद प्रेडिक्ट किया है कि सबसे ज्यादा विकास दर रखने वाली इकोनॉमी अगर कोई 3 साल के बाद होगी तो भारत की इकोनॉमी होगी। मैं मानता हूं कि यही रफ्तार से, यही दिशा में और यही विश्वास के साथ अगर ये सरकार आगे बढ़ती है, निश्चित बढ़ेगी, तो हम बहुत कम समय में 5-6 साल के अंदर इस देश के ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में ले जाने में सफल होंगे और मुझे विश्वास है उसको काफी साल तक मेंटेन करें। ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी इसी 5 साल में तैयार होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि खेती की तस्वीर सुधारने के लिए सरकार जल्द कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार गुजरात और मध्य प्रदेश के पैटर्न पर कृषि सेक्टर का विकास करेगी। एग्रीकल्चर के लिए भी हमने काफी बड़ा काम शुरू किया है। एग्रीकल्चर आज भी देश की 60% से ज्यादा जनता के लिए रोजी रोटी का आधार देने वाला एक सेक्टर है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। एग्रीकल्चर के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की पैटर्न पर जहां कंटिन्यूअसली 7-8 साल तक 15% ग्रेथ रेट रहा, 10% ग्रेट रहा, उसी पैटर्न पर देश को आगे ले जाना चाहते हैं।
जो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए पूरी डिटेल योजना बनी है वो भी कुछ महीनों में लोगों के सामने आ जाएगी। इस मौके पर एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने आवास की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि आवास ने पिछले 10 सालों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सीएनबीसी आवास को बधाई देना चाहता हूं। अक्सर हम बच्चे से मिले, बात करें, कहते हैं, बच्चे को कहते हैं कि अरे इतने जल्दी आप इतने बड़े हो गए हो। इसी तरह ऐसा महसूस हो रहा है कि सीएनबीसी आवाज हिंदी चैनल अभी अभी चालू हुई थी और अभी 10 साल बन गई, अभी टीन्स में आने वाली है। इसी के लिए मैं सीएनबीसी आवाज को बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं संजय एंड हिज टीम को। यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। There is a bigger objective than being number one in a business Hindi channel. Through this channel, financial literacy has been brought to the homes of the masses. This channel has enabled many Indians to learn about the stock markets, which in turn has helped to create wealth. सीएनबीसी आवास के एक्ट सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में सीएनबीसी आवास के प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने सीएनबीसी आवास के 10 साल के सफर को याद किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे सीएनबीसी आवास ने कारोबार क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया, साथ ही हिंदी बिजनेस चैनल में अपनी बादशाहत कायम रखी। बिना राजनीतिबाजी वाली कवरेज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, क्राइम, सेक्स, ऐसी खबरों से बचकर सीएनबीसी आवाज ने कंज्यूमर की, एंटरप्रेन्योरशिप की, टैक्स पेयर की बातें की और हमारी टीआरपी लगातार बढ़ी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं सर, और बहुत कम लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इस देश में कि एक हिंदी में सोचने वाली, भारतीय भाषाओं में सोचने वाली और बोलने वाली सरकार आई है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस चैनल को जब शुरू किया था तो बुनियाद यही थी कि वेल्थ का डिमोक्रेटाइजेशन करना है, बिजनेस कन्वर्सेशन का डिमोक्रेटाइजेशन करना है। इसका एक बड़ा मौका है। तो हम आपकी तरफ आशा भरी निगाह से इसलिए भी देखते हैं कि आप जैसे लोगों का जब इंटेलिजेंस या एंगेजमेंट हमको मिलता है तो इस बात को समर्थन मिलता है कि आप लोग अपना कन्वर्सेशन जो है बिजनेस का, उसको डेमोक्रेटाइज करेंगे कि नहीं। तो एक तथ्य बताना चाहता हूं, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन ये आंकड़ा सर बिल्कुल ठोक बजा करके बता रहा हूं। इस देश के 9 अंग्रेजी चैनल, जनरल न्यूज के और अंग्रेजी न्यूज बिजनेस के, उसको आप मिला लें तो उसके बराबर सीएनबीसी आवाज की अकेले की दर्शक संख्या है। अगर आप सीएनबीसी आवाज की ग्रोथ सीरीज का दूसरा महाआयोजन देखने से चूक गए हैं तो आप पूरे कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और डीजीसीए ने स्पाइस जेट को क्या दी राहत, बताएंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को एक तरफ दी राहत और दूसरी तरफ एक करारा झटका। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं दावोस की, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इस समय दावोस में हैं।
सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी बोझ घटाने के संकेत दिए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वित्त मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर केरोसिन सब्सिडी का गलत उपयोग होता है और ऐसे में सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए काम हो रहा है। Areas where there is a misuse of kerosene subsidy. Kerosene is used both as fuel and also in dark areas in India. But kerosene is also being misused in many areas. So the next area we intend tackling is kerosene. I had appointed in the very first month an expenditure management commission. They've only 3 days ago given me the interim report with regard to rationalizing some of these subsidies. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने राइट्स इशू और डी लिस्टिंग के नियमों को आसान बना दिया है। सेबी ने फैसला किया कि राइट्स इशू के तहत अगर पार्टली पेड शेयर जारी किए जाते हैं तो निवेशकों को तुरंत न्यूनतम 25% आंशिक पेमेंट करना होगा। 500 करोड़ से कम के इशू साइज का बकाया पेमेंट 12 महीनों में करना होगा। साथ ही राइट्स इशू से पहले वारंट कन्वर्जन फॉर्मूला तय करना होगा। वहीं दूसरी ओर सेबी ने डी लिस्टिंग नियमों को सरल बनाने की कोशिश की है। सेबी ने फैसला किया है कि अगर कंपनी 100% निवेशकों तक पहुंचने का सबूत पेश करे तो 25% निवेशकों की मंजूरी के नियम में छूट दे सकती है। रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को 31 मार्च के बाद के लिए भी एडवांस बुकिंग करने की छूट दे दी है। ऐसे में एयरलाइन ने आज से अपनी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। स्पाइस जेट के सीईओ संजीव कपूर को उम्मीद है कि एडवांस बुकिंग की मदद से कंपनी का वर्किंग कैपिटल सामान्य लेवल पर आ जाएगा। The bookings opening is expected to have a very positive impact because, we were restricted to selling only 2 or 3 months out of 12 months. 9 months of bookings we could not get of forward bookings. Airlines depend on forward bookings. It's a regular part of the business model. So opening this, we just opened it a few hours ago. We expect to see our working capital levels get back towards normalcy. राष्ट्रपति ओबामा के इंडिया प्रोग्राम का औपचारिक ऐलान हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच किन मुद्दों पर बन सकती है सहमति, देखिए इसके बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को एक तरफ दी राहत और दूसरी तरफ एक करारा झटका। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर रोक लिया है। कोर्ट ने बीसीसीआई को कहा कि वो 6 हफ्ते में अध्यक्ष पद का चुनाव कराएं। हालांकि उन्हें अपने दामाद गुरुनाथ मैयप्पन को बचाने के आरोपों से राहत मिली है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विमल कुमार से। विमल, श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के आरोपों से तो मुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ने से भी मना कर दिया है। ये श्रीनिवासन के लिए कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल, अगर देखा जाए उनको एक छोटे आरोप से मुक्त किया है कि सट्टेबाजी को वो बढ़ावा देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा झटका है कि श्रीनिवासन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखा जाए जो कोर्ट में मामला चल रहा था, श्रीनिवासन की पूरी कोशिश थी और बार बार वो गुजारिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है। उन्होंने साफ साफ बीसीसीआई का जो संविधान था, जो अमेंडमेंट हुआ था 6.2.4, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप बीसीसीआई के अधिकारी हैं तो बीसीसीआई की किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जिसका साफ है कि श्रीनिवासन चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, इसमें दूसरा पहलू ये हो सकता है, श्रीनिवासन जिस तरह की जिद्दी शख्सियत है, जिस तरह से उनको सत्ता से प्यार है, हो सकता है वो ये फैसला ले कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को वो बेच दे। वो कह दे कि भाई इंडिया सीमेंट्स का कोई नाता नहीं रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स से, और वो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे और आईपीएल के भी आईसीसी के भी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ श्रीनिवासन को मना नहीं किया इलेक्शन लड़ने से, लेकिन ये जो गेंद है वो उनके पाले में है, जहां पर अब श्रीनिवासन को फैसला लेना है कि क्या वो बीसीसीआई का चुनाव लड़के अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं या फिर अपनी जो आईपीएल टीम है चेन्नई सुपर किंग्स उसको त्याग करते हैं। ये बहुत अहम फैसला और माना जा सकता है कि श्रीनिवासन अपनी टीम को बचाने की कोशिश करेंगे, न कि अपनी सत्ता को। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। आइए अब देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा से जुड़ी खबरें।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। विदेश मंत्रालय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में ओबामा के कार्यक्रम की जानकारी दी। बराक ओबामा 3 दिनों के भारत दौरे में 25 जनवरी को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। वो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाएंगे। इसके बाद ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी और इसी शाम ओबामा राष्ट्रपति भवन में भोज में शामिल होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड देखने के बाद ओबामा राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वो नरेंद्र मोदी के साथ सीईओ राउंड टेबल में शामिल होंगे। 27 जनवरी को ओबामा सिटी फोर्ट में एक टाउन हॉल को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। ताजमहल देखने के बाद वो अमेरिका लौट जाएंगे। और 3 दिन के लिए भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे में 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच टैक्स के क्षेत्र में अहम करार होने की भी संभावना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने समेत एनर्जी और पर्यावरण के क्षेत्र में कई बड़े करार होने की उम्मीद है। और क्या करार किए जा सकते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, दोनों देशों के बीच कौन सी चीजें हैं जो सबसे ऊपर है एजेंडा पर? जी, मुझे लगता है कि ये दौरा बातचीत के लिहाज से, समझौते के लिहाज से काफी अहम साबित होने वाला है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सितंबर से इस बात पे चर्चा शुरू हो चुकी है कि दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, दोनों देशों के बीच किन मुद्दे पर समझौते किए जाने हैं। अब तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो खासतौर से ये है, थोड़ा दिलचस्प भी है, वो ये है कि मोदी का जो सपना था स्मार्ट सिटी बनाने का, उसको लेकर ये दौरा काफी अहम साबित होगा और दोनों देशों के बीच 3 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अमेरिका के साथ करार हो सकता है। वो 3 शहर हैं, इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापत्तनम। इन तीनों शहरों के लिए जो भी जरूरतें होगी वो दोनों देश मिलकर करेंगे, साझा करेंगे, यानी इन तीनों शहर के लिए रास्ता साफ हो जाएगा स्मार्ट सिटी बनने का। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो टैक्स क्षेत्र को लेकर के है। दोनों देशों के बीच टैक्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। वो समझौते खासतौर से इस तरह से होंगे कि अमेरिकी निवेशक को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, टैक्स संबंधी उलझने ना हो। और इसमें खास ध्यान रखा जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग का, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर वोडाफोन, शेल जैसी कंपनियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को दिक्कत ना झेलनी पड़े, इस लिहाज से टैक्स समझौते किए जाने की संभावना पूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर। डिफेंस सेक्टर को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच कई सारे एमओयू साइन होने की पूरी संभावना दिख रही है। चौथा मुद्दा है वह परमाणु का। दोनों देश परमाणु संपन्न है। परमाणु संपन्न देश होने के नाते किस तरह की जिम्मेदारियां बनती है, किस तरह से उसका सदुपयोग किया जाए, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच शायद समझौता ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस तरफ ठोस कदम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने के लिए भी समझौते हो सकते हैं। तो इस लिहाज से कहें तो ये जो दौरा है समझौते के लिहाज से काफी अहम है। इसके अलावा कई सारे क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उस पर दस्तखत तो नहीं होंगे, लेकिन उस मुद्दे पर भी दोनों देशों को बातचीत होगी। वीजा जैसे नियमों में बातचीत होगी, तो बातचीत के लिहाज से भी यह दौरा काफी अहम साबित हो सकता है। पहले वॉशिंगटन, अब दिल्ली, फिर मिलेंगे ओबामा और मोदी। वॉशिंगटन से दी पल पल की खबर, दिल्ली से भी ओबामा यात्रा की हर खबर। भारत में ओबामा, सीएनबीसी आवाज का मेगा कवरेज। और टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप हैचबैक कार बोल्ट हुई लॉन्च। कितना है दम, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और मर्सिडीज बेंज ने भी उतारी 35 लाख रुपए की एंट्री लेवल सेडान CLA 200। दोनों की झलक इस ब्रेक के बाद। सबसे पॉपुलर छोटी कार सेगमेंट में कंपटीशन और गर्मा गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी नई हैचबैक बोल्ट आज लॉन्च कर दी है। मुंबई में इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 4.5 लाख से 7,32,000 रुपए के बीच है। कंपनी ने बोल्ट के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट इंजन लॉन्च किए हैं और बोल्ट में भी जेस्ट की तरह 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.3 लीटर का डीजल इंजन है। कंपनी का कहना है कि कंफर्ट और स्पेस के मामले में इस नई हैचबैक कार में कोई कटौती नहीं की गई है। इसकी फ्रंट और रेयर दोनों सीटों में सेडान कार जैसा कंफर्ट मिलेगा। बोल्ट में भी जेस्ट की तरह 3 ड्राइव मोड, सिटी, इको और स्पोर्ट है और माना जा रहा है कि बोल्ट के आने से हैचबैक सेगमेंट में एक नई जंग शुरू हो जाएगी।
और टाटा की बोल्ट में कितना दम है और क्या है मारुति स्विफ्ट, Hyundai i20 और Volkswagen पोलो को टक्कर दे पाएगी? इस बारे में हमारी संवाददाता सोनम मेहता ने टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार सेगमेंट के प्रेसिडेंट मयंक फारूक से बात की। ये सबसे बड़ा सेगमेंट है इंडियन इंडस्ट्री का, करीब हर महीने 1 लाख गाड़ियां बिकती है सेगमेंट में, साल की 12 लाख गाड़ियां, तो क्राउडेड नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है इसके अंदर। और इंडियन कंज्यूमर एक्चुअली काफी सेगमेंटेड हो गया है और एक अच्छा प्रोडक्ट जब बिकता है तो उसकी तरफ जाते हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि ये कार इस सेगमेंट की बेस्ट कार है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, डिजाइन, लुक्स, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जेस्ट को बहुत अच्छा डिमांड मिला था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बोल्ट को अब तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्री बुकिंग शुरू हो गई है, रिस्पांस कैसा है, क्या कोई प्री ऑर्डर नंबर मिल सकता है? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बोल्ट का हमने करीब 1 महीने पहले से कस्टमर को दिखाना शुरू कर दिया था और करीब 136 शहरों में हमने दिखाया इसको एंड रिस्पांस बहुत अच्छा है। आपको कुछ नंबर देता हूं, करीब 50,000 लोगों ने कार के लिए रजिस्टर किया है, उसमें से 10,000 ने टेस्ट ड्राइव ली है, तो विच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन। क्योंकि जेस्ट का डिमांड बहुत ज्यादा था, कुछ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स भी आए, आप उस डिमांड को मीट अप नहीं कर पा रहे थे, काफी बड़ा वेटिंग पीरियड भी आ रहा था। बोल्ट के लिए अगर बहुत ज्यादा डिमांड आता है, जो एक्सपेक्टेड है और पॉजिटिव रहना भी चाहिए, तो क्या आप रेडी है उसके लिए? पर मंथ कितनी गाड़ियां आप तैयार कर रहे हैं और सेल्स टारगेट क्या रहेगा? आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने बोल्ट से जेस्ट में सीखा था क्योंकि डिमांड काफी थी लेकिन गाड़ी हमारे पास नहीं थी। इसमें इस बार हमने क्या किया है, लॉन्च के पहले ही हमने गाड़ियां शोरूम से अरेंज करी हैं और प्रोडक्शन को आगाह किया है कि अगर डिमांड आएगी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो आई थिंक उसका जो हमने सीख मिली है उससे उसका फायदा हुआ है। आपके मुताबिक पैसेंजर व्हीकल्स की हालत कब सुधरेगी या फिर ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? एक्चुअली एक तो पैसेंजर कार के मैं बताता हूँ, यस पिछले 3-4 साल में पैसेंजर कार थोड़ा ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसका मेन कारण है कि सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं थे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा थी। आई थिंक इन तीनों में आप देखें तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, सेंटीमेंट्स थोड़े बेटर है और अधिकतर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद इकोनॉमी बेटर रहेगी अभी और फ्यूल प्राइसेस कम होगी। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये मार्केट दोबारा रिवाइव होना शुरू होगा। इधर मर्सिडीज बेंज इंडिया ने आज अपनी नई एंट्री लेवल सेडान कार CLA 200 लॉन्च कर दी है। इस कार का सीधा मुकाबला ऑडी की A3 से होगा। मर्सिडीज की ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च की गई है। CLA 200 स्टाइल की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 31.5 लाख है और CLA 200 स्पोर्ट्स की डीजल वेरिएंट में यहां पर कीमत लगभग 36 लाख रुपए है और पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 35 लाख रुपए रखी गई है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग से जानेंगे विंडोज 10 में क्या है खास। माइक्रोसॉफ्ट ने कल अपने आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 पर से पर्दा उठा दिया। कैसा है विंडोज 10 और क्या है इसमें नए फीचर्स, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग। तो अभिषेक, कितना खास है विंडोज 10, बताइए। देखिए, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया भर में 91% से ज्यादा कंप्यूटर्स पर चलता हो तो उसमें होने वाला कोई भी अपडेट ऑटोमेटिकली खास बन जाता है। पर विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है क्योंकि विंडोज 8 और विंडोज 8.1 पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। इसीलिए विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने फ्यूचर और पास्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। विंडोज 8 की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वो टैबलेट और डेस्कटॉप पर ऑलमोस्ट एक जैसा ही फील देता था। अब विंडोज 10 में कीबोर्ड और माउस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप मोड में आ जाता है और जब टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए अलग से टैबलेट मोड में रहता है तो दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा विंडोज 10 में इस बार माइक्रोसॉफ्ट के वॉइस असिस्टेंट कोर्टाना के साथ भी आएगा, यानी अब आप
डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी वॉइस कमांड्स दे पाएंगे। इसके अलावा विंडोज 10 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर की विदाई की तैयारी कर ली है। विंडोज 10 में नया वेब ब्राउजर जिसे प्रोजेक्ट स्पार्टन कह रहे हैं वो होगा और फर्स्ट इंप्रेशन में वो काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, एकदम क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स की टक्कर का। हालांकि विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होगा, पर सिर्फ कुछ पुरानी वेबसाइट्स को चलाने के लिए। अब सबसे जरूरी बात, विंडोज 10 जब आने वाले कुछ महीनों में ऑफिशियली लॉन्च होगा तो विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 8.1 इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स इसे फ्री में इंस्टॉल कर पाएंगे। अब आप इसे माइक्रोसॉफ्ट का पायरेसी से लड़ने का तरीका समझिए या अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ा जवाब। इसी के साथ आवाज 9 में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।